जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। बस आप लोगों को रेगुलर क्लास अटेंड करते रहना है। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे भाई अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप लोग हमेशा प्रैक्टिस सेट लगाया करो। ज़्यादा आप लोगों को अब चैप्टर वाइज पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ, पहले साल भर से मतलब जो आप लोग पढ़ाई कर रहे थे ना, अगर आप लोग उसका नोटबुक बनाए हो, कहीं लिखे हो ना, तो उसको आप लोग दिन में एक बार दोहरा लो। याद नहीं करने के लिए बोल रहा हूं, बस एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। पुराना वाला एक बार पढ़ लो, नहीं तो अब जब नया नया पढ़ोगे ना तो मेरे भाई और कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। करंट अफेयर्स का प्रश्न देखते रहो, बाकी पुराना वाला रिवीजन करते रहो। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं, आप जिस भी ट्रेड का तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी का तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लर्क का तैयारी कर रहे हो, चाहे WMP का तैयारी कर रहे हो, मतलब सबसे पहले तो उसके सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका सिलेबस क्या होता है, पेपर में यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न कितने नंबर के रहते हैं, टाइमिंग कितना मिलता है और निगेटिव मार्किंग कितने का रहता है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये मतलब जैसे आप लोगों को जैसे हेल्प बहुत ज़्यादा देंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग टाइम मैनेज करना जान जाओगे, और मतलब कैसे प्रश्न को करना है, कैसे प्रश्न को छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोग जान जाओगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग जानो कि निगेटिव मार्किंग कितने का रहता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करो, मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा, चाहे स्पेशल अग्निवीर जीडी को लेकर, चाहे ट्रेडमैन को लेकर, चाहे WMP पेपर को लेकर, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा आप लोग का कमेंट आएगा, अगर ज़्यादा मांग रहेगा तो इस पर मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पूरा का पूरा आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जीके के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न GS के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग कराने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आपका सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है, ठीक है ना, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। व्योमेश चंद्र बनर्जी, हीरालाल जे कानिया और गणेश वासुदेव मावलंकर, नॉट नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। कभी कभी पता है क्या पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना कब हुआ ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना आपका 28 दिसंबर, आप लोग इसको भी अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती और ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है। ये जो आपका आगरा है ना, आगरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा किस नदी के किनारे बसा है, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। यहाँ से एक प्रश्न और देखने को मिलेंगे, बार बार पूछा गया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, तो दिल्ली भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। ये आगरा भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा है और दिल्ली भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। और गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है मैं आप लोग को एकदम रटवा चुका हूँ, ठीक है ना। ये गंगा नदी के किनारे आपका हरिद्वार बसा हुआ है, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। जब भी गंगा का नाम आता है तब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हरिद्वार है, कानपुर है, ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि
अगले साल इसी टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, वाराणसी के बाद से आपका क्या हो गया, वाराणसी के बाद से आपका इलाहाबाद हो गया, और इलाहाबाद के बाद से आपका क्या हो गया, पटना हो गया। ठीक है ना, तो ये पूरा आप लोग को पता होना चाहिए। हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, ये पूरा का पूरा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा और दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। और पूछ देगा लखनऊ, क्या पूछेगा, लखनऊ पूछेगा। ठीक है ना, पूछ देगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो आपका लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। और गुवाहाटी, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर आपका खेल के क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है ना, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। पूछ देगा कि कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कालिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पूछ देगा कि आस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आस्कर पुरस्कार पूछ देता है। ठीक है ना, तो आस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपका आस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में आस्कर पुरस्कार दिया जाता है। पूछ देगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ देगा। ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और कालिंग यहाँ पर लिखा गया है विज्ञान के क्षेत्र में कालिंग पुरस्कार दिया जाता है। और आस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, इसका राइट आंसर आपका खुर्रम हो जाएगा। ठीक है ना, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखो, खेल खिलाड़ियों से पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है ना, तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7, 4, 11 और 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेट बॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो नेट बॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। पूछ देगा कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। जो लोग यहाँ से रेगुलर क्लास करते हैं ना, तो उन लोगों को ये पूरा का पूरा मतलब जैसे याद होगा। जिन लोगों को नहीं याद रहता उन लोगों को मैं ज़बरदस्ती याद करा देता हूँ। ठीक है ना, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 खिलाड़ी होते हैं। अगर पूछ देगा हॉकी, क्या पूछ देगा, हॉकी पूछ देगा, क्रिकेट पूछ देगा, क्रिकेट के बाद से आपका फुटबॉल पूछ देगा, तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। पूछ देगा खो खो, क्या पूछेगा, खो खो। ठीक है ना, तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का सबसे कम रहा। मनमोहन सिंह, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अमिताभ घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर अमिताभ घोष हो जाएगा। ठीक है ना, आरबीआई से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है, आरबीआई से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है। कभी पूछ देता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ, कभी पूछ देता है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, आप सभी लोगों को
पता होना चाहिए, ठीक है ना। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है ना वो शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास जी हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं और आरबीआई का स्थापना आपका 1935 में हुआ था। और अगर पूछ देगा कि मतलब यहाँ पर मनमोहन सिंह जो लिखा गया है ना, तो यह एक ऐसे भारतीय हैं जो मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी पता है टाइम कितना बज रहा है? टाइम बहुत ज़्यादा, कम से कम समझो अभी मेरा घड़ी भी बंद हो गया है, अभी जस्ट बंद हुआ है, 1% चार्ज था, कभी से मतलब ऐसे बोल रहा था तो बंद हो गया है, ठीक है ना। अभी टाइम 12:16 हो रहे हैं और मतलब सब लोग सोए हुए हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सूर्य अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसरो सूर्य अध्ययन के लिए मतलब इसरो सूर्य अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? चंद्रयान 3, आदित्य L1, यहाँ पर आदित्य L1 रहता है, ठीक है ना, आदित्य L1 रहता है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। दोनों नाट इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो सूर्य अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो आदित्य L1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? तो गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? आप लोग फटाक से इसका आंसर दो, ठीक है ना। गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल, देहरादून, गांधीनगर और कोलकाता। तो गुजरात का राजधानी आपका गांधीनगर है। गुजरात का राजधानी कहाँ पर है? तो गुजरात का राजधानी आपका कहाँ पर है? गांधीनगर है, ठीक है ना। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। पूछ देगा मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का राजधानी आपका भोपाल है। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। पूछ देगा कि उत्तराखंड का राजधानी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड का राजधानी कहाँ पर है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। उत्तराखंड का राजधानी आपका देहरादून में है। पूछ देगा कोलकाता, कोलकाता यहाँ पर है ना, पश्चिम बंगाल पूछ देगा। पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ पर है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल का राजधानी आपका कोलकाता में है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि राज्य राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री से रिलेटेड एक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि गुड़ी पर्व किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो गुड़ी पर्व किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड़ी पर्व किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। गुड़ी पर्व किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है तमिलनाडु और यहाँ पर दिया है असम है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। पूछ देता है कि पोंगल है, क्या पूछता है? पोंगल पूछ देता है, ठीक है ना। पूछ देता है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका जो पोंगल है ना वो तमिलनाडु का है। और पूछ देता है कि असम का पूछ देता है, बिहू पूछता है, ठीक है ना। असम का क्या पूछ देता है? बिहू पूछ देता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए बिहू, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहू आपका किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? उसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना, कि गुड़ी पर्व महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है और पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है और बिहू आपका असम का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसका नारा है? यहाँ से किस टाइप के प्रश्न बनते हैं मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे अभी जैसे मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे दिया है। पेपर में पूछ देता है कि मंगल पांडे मतलब किस राज्य के थे, उनका संबंध किस राज्य से था। इस टाइप का प्रश्न अगले बार पूछा गया था, ठीक है ना। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसका नारा था? मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, ठीक है ना।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसका नारा था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का नारा था, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका मोहम्मद इकबाल आ जाता है, तो मोहम्मद इकबाल ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी का भी पता होना चाहिए और मंगल पांडे जी का भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका मंगल पांडे आ जाएगा मारो फिरंगी को, क्या हो जाएगा? मारो फिरंगी को, ठीक है ना। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, ये किसका नारा है? तो ये आपका मंगल पांडे जी का नारा है, मारो फिरंगी को। और जय हिंद आप लोग बार बार बोलते रहते हो ना, तो जय हिंद किसका नारा है ये आप लोग को पता होना चाहिए। जय हिंद किसका नारा है? तो जय हिंद आपका सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। और ये जो मोहम्मद इकबाल है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है ना। मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आप लोग को पता होना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसका नारा है? तो ये आप लोगों का मोहम्मद इकबाल जी का है, ठीक है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसका नारा है? यह आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी का नारा है। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसका नारा है? तो यह आपका मोहम्मद इकबाल जी का है। और जय हिंद जो हम लोग बार बार बोलते रहते हैं, यह किसका नारा है? यह आपका सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। मारो फिरंगी को, यह किसका नारा है? तो यह आप लोग का मंगल पांडे जी का है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई? 10 मई 1857 से। 1857 की क्रांति का संबंध किससे है? तो 1857 की क्रांति का संबंध मंगल पांडे से है, ठीक है ना। का पूछ देगा कि हरिप्रसाद चौरसिया आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आपका किससे है? तो वो आपका बांसुरी से है, ठीक है ना। और यहाँ पर सरूद दिया ना, तो अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो अमजद अली खान का संबंध किससे है ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। और सबसे प्राचीन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। बोल देता है, देखो एक एक प्रश्न आप लोगों के लाइफ के लिए बहुत मायने रखता है, आप लोगों को पेपर पास कराने के लिए बहुत मायने रखता है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछ देता है, ठीक है ना। क्या पूछता है कि सबसे प्राचीन मतलब होता है पुराना, ठीक है ना। प्राचीन मतलब क्या होता है? प्राचीन मतलब पुराना होता है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका बीड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और केरल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। पूछ देगा कि दुधवा नेशनल पार्क, पूछ देगा, क्या पूछेगा? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। पूछ देता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका है यहाँ गुजरात में है, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अकबर, मोहम्मद बिन कासिम, इब्राहिम लोदी और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आपका मतलब आक्रमणकारी कौन था? तो वो आपका मोहम्मद बिन कासिम था। ये कब मतलब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ?
1965, 1962, 1999 और 1971। तो भारत और चीन का बात किया जा रहा है। जब भी भारत और चीन का बात किया जाएगा तो इसका राइट आंसर 1962 हो जाएगा, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? तो भारत और चीन के बीच युद्ध आपका 1962 में हुआ। पूछ देगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? तो वो 1965 में हुआ। पूछा जाएगा कि कारगिल युद्ध कब हुआ? कौन सा युद्ध? कारगिल युद्ध पूछ देता है, ठीक है ना। तो कारगिल युद्ध कब हुआ? आपका कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। फिर दोबारा 1971 दिया है। तो यहाँ भी भारत मतलब 1971 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1971 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। भारत और चीन के बीच कब युद्ध हुआ? 1962 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में। कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में। और भारत पाकिस्तान का मतलब युद्ध एक बार और हुआ 1971 में, ठीक है ना। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? आप लोग इसका रिप्लाई करो। मैं थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरा गला वाला एकदम खतरनाक वाला सूख गया है और टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो देखते हैं, पानी वानी थोड़ा सा पी लेंगे तो सही रहेगा मेरे भाई, नहीं तो गला सूख जा रहा है, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसका राइट आंसर आप लोग बता दो फटाक से। अब इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। पानी वानी पी के एकदम मस्त हो चुके हैं भाई। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन से। देखो एनर्जी मिल गया ना, बड़ा खतरनाक बोलने लगा हूँ यार, खाली पनिया पिया हूँ इतना खतरनाक बोलने लगा हूँ। इसी तरह से ग्राउंड अप होता है, पानी पी के जाते हैं, खूब दौड़ते हैं। और आप लोग भी दौड़ बनाना तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, देखना ये ट्रिक काम आएगा, ठीक है ना। खाद्य उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से और तिलहन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? जो भूरी क्रांति है ना, इसका संबंध आपका खाद्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन से है। पूछ देगा कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति, ठीक है ना। क्या पूछ देगा? रजत क्रांति पूछेगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। रजत क्रांति का संबंध आपका किससे है? तो वो अंडा उत्पादन से है। और झींगा उत्पादन यहाँ पर दिया है। पूछ देगा गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, ठीक है ना। पूछ देगा पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन से है। तो ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं। अब जीएस की तरफ चलते हैं। देखो अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपको मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ। मेरे चैनल का नाम नीलेश डिफेंस करियर है ना, इसी नाम से मेरा एक एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस करियर के नाम से। प्ले स्टोर पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। और मेरे एप्लीकेशन में पिछले साल अग्निवीर के पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वे पूरे के पूरे प्रश्न जैसे मेरे एप्लीकेशन में अंदर प्रीवियस एग्जाम वाले में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये जो आप लोग का क्लास चल रहा है इस क्लास का पीडीएफ क्लास समाप्त होने के 2 घंटे बाद मेरे एप्लीकेशन में पूरा पीडीएफ आंसर सहित देखने को मिल जाएगा। तो एक बार पूरा क्लास कर लेना है, उसके बाद से एक बार पीडीएफ को पढ़ लेना है, तो फिर आपके दिमाग में सारा प्रश्न सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और मेरे एप्लीकेशन में सिर्फ 99 रुपये में आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और आप लोग को अभी प्रेजेंट टाइम में मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। आप क्या किए हो, किस तरह से पढ़ाई किए हो, अब वो समझो, उसका मायने खत्म हो गया। अब बस आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है ना।
तो आप लोग को 99 रुपये में 30 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से जीके जीएस पढ़ूँ, तो उसका भी प्राइस सिर्फ 99 रुपये है। 99 रुपये में आपको जीके जीएस का पूरा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उससे बाहर प्रश्न आपके पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। बस करंट अफेयर्स के प्रश्न बाहर ही देखने को मिल सकते हैं। वो भी मैं मतलब उसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न डाला हूँ, जो जैसे कल आप लोगों का क्लास हुआ, ठीक है ना। और उसके साथ साथ फिर से मैं बना रहा हूँ, अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ करंट अफेयर्स का, तो वो मैं जितने लोग कोर्स लिए हैं उस वाले में मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। बाकी जितने लोग फ्री वाले में देख रहे हो, जैसे फ्री कंटेंट में, तो वहाँ से आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। मेरे एप्लीकेशन से भी आप लोग का तैयारी अच्छे से होगा। अभी आपका नेक्स्ट प्रश्न सामान्य विज्ञान का है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, मेंडल, ल्यूवेनहॉक। तो इसका राइट आंसर थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस है, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। तो किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है, लैंगिक, अलैंगिक, निषेचन और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। तो किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है, लैंगिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद है। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद है, सेलुलोज, ग्लूकोज और लाइपिडस और वसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट, प्रश्न को समझने का कोशिश करना। जब प्रश्न बड़ा रहता है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद है, तो इसका राइट आंसर आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का सूत्र भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण, मतलब प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, बेरी रिकेटस, पेलाग्रा और मैरास्मस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मैरास्मस हो जाएगा, ठीक है ना। मैरास्मस इज राइट आंसर। और यहाँ पर विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। विटामिन बी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किसमें प्रजनन बाहर पाया जाता है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किसमें प्रजनन बाहर पाया जाता है, मेढक, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें प्रजनन बाहर पाया जाता है, इसका राइट आंसर आपका मेढक हो जाएगा, ठीक है ना। मेढक इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें प्रजनन बाहर पाया जाता है, तो मेढक में प्रजनन बाहर पाया जाता है, ठीक है ना। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। मतलब इस टाइप के प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एथलीट को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है। जो लोग दौड़ते हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, दौड़ने वाले को ही एथलीट बोला जाता है, ठीक है ना। विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथलीट को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एथलीट को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। एथलीट को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मतलब आपका चावल में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन से शरीर निर्माण होता है। प्रोटीन से क्या होता
है? प्रोटीन से आपका शरीर निर्माण होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्रोटीन से आपका शरीर निर्माण होता है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका यहाँ पर दिया है विटामिन है, तो विटामिन से पता है कैसे प्रश्न पूछता है कि मतलब विटामिन क्या काम करता है। कुछ लोग जानते हैं कि विटामिन ऊर्जा देता है, ऐसा कोई नहीं है, मतलब ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। विटामिन यही काम करता है, जैसे हमारे शरीर में जो रोग रहते हैं ना, उनसे लड़ने का ये क्षमता रखता है, मतलब रोगों से लड़ने का क्षमता रखता है, ठीक है ना। रोगों से लड़ने का क्षमता रखता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रोगों से लड़ने का क्षमता रखता है विटामिन, ठीक है ना। आप सभी लोगों को ये बात क्लियर पता होना चाहिए। जवान भाई टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, 21 पर से सीधे 23 ला दिया है, ठीक है ना। आपका 23वां प्रश्न है। देखो यार, पहलवान बहुत मेहनत करता है, रौनक भी बहुत मेहनत करता है, मतलब एकदम दिन रात ये लोग जैसे फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। अपना पढ़ाई भी करते हैं, पीडीएफ भी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग हेल्प करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पित्त, अग्नाशय, प्लीहा और नॉन ऑफ दीज है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका प्लीहा हो जाएगा, ठीक है ना। आपका इसका प्लीहा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं? बाम कैलोरीमीटर, बाम कैलोरी, और यहाँ पर दिया है कि स्फाइगोनोमीटर, मैनोमीटर, थर्मामीटर और अल्टीमीटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं? तो भोजन की ऊर्जा को बाम कैलोरीमीटर से मापते हैं, ठीक है ना। भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं? तो बाम कैलोरीमीटर से, ठीक है ना। और यहाँ पर जो लिखा गया है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, बोल देता है कि रक्त का मतलब रक्त का शुद्धता किससे मापा जाता है? रक्त का शुद्धिता, ठीक है ना, रक्त का शुद्धिकरण, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। रक्त का शुद्धिकरण के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, वो मतलब स्फिग्मोमैनोमीटर से होता है। और बुखार उखार जो मापा जाता है ना, बुखार किससे मापा जाता है? तो आपका जो बुखार होता है ना, वो थर्मामीटर से मापा जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चिंपांजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? चिंपांजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 20 जोड़ी और 24 जोड़ी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 24 जोड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। चिंपांजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 24 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में पूछ देता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य वाला भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उस तरह से बोलेगा तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तीव्र गति से बनने वाली विटामिन है, मतलब सबसे तेज बनने वाली विटामिन कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन डी हो जाएगा। सबसे तेज बनने वाला विटामिन विटामिन डी है। सूर्य के सामने जब बैठोगे ना, तो आपके शरीर में विटामिन डी बनने लगेगा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है। वेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? बाल, संवेग, त्वरण और आवेग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? तो वेग में परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केले के छिलके पर पैर फिसलने का कारण है। केले के छिलके पर पैर फिसलने का क्या कारण है? घर्षण कम, घर्षण अधिक, पृष्ठ तनाव कम, पृष्ठ तनाव अधिक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर घर्षण कम हो जाएगा, ठीक है ना। केले के छिलके पर पैर फिसलने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर आपका घर्षण कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सबसे भारी गैस होती है,
तो सबसे भारी गैस होती है, कौन सा गैस होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, रेडान और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर बोला गया है कि सबसे भारी गैस होती है, ठीक है ना। सबसे भारी गैस के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे भारी गैस आपका रेडान होता है, ठीक है ना। रेडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे हल्का गैस आपका हीलियम होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि प्रोटीन ग्राही है, प्रोटीन ग्राही है, अम्ल, क्षार, लवण और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोटीन ग्राही है, इसका राइट आंसर आपका क्षार हो जाएगा, ठीक है ना। क्षार इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं। अब मैथ वाले सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए, ठीक है ना। जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद, नीलेश डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़े हैं टेस्ट सीरीज का ये 9वां टेस्ट सीरीज नंबर है, जो आप लोगों का बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है। और 9वां टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन यहाँ लग चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राम ने 4 रुपए के 6 की दर से संतरे खरीदे, ठीक। तो हम लिखेंगे 6 संतरे का क्रय मूल्य, 6 संतरे का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कै रुपया हो रहा है? 4 रुपये। देखिए पहले क्या कर रहा है? 6 संतरे खरीद रहा है, कितने रूप से? 4 रुपए में। तो क्रय मूल्य हो गया, तो हमें 1 संतरे का निकालना है, तो लिखेंगे 1 संतरे का क्रय मूल्य। तो यह 6 कहाँ जाएगा? नीचे। 1 संतरे का क्रय मूल्य 4/6 रुपये। इसी तरह से अब बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य, तो क्या लिखेंगे? 6 रुपए के 5 की दर से बेच रहा है, तो 5 संतरे का विक्रय मूल्य, 5 संतरे का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 5 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है? 5 संतरे का विक्रय मूल्य 6 रुपए है। तो हम 1 संतरे का विक्रय मूल्य निकालेंगे। 1 संतरे का विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा? 6/5 रुपये, यही है ना। अब क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया, तो हमें लाभ निकालना है। तो लाभ निकालेंगे। लाभ इज इक्वल टू, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 6/5 है, क्रय मूल्य कितना है? 4/6 है। तो क्या हो गया? 6 × 6 = 36, 5 × 4 = 20, अब बटे 6 × 5 = 30। 36 में से 20 घटा कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16/30। ये हमारा लाभ हो गया। तो लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना हो रहा है हमारा? 16/30। चाहे इसको हम काट सकते हैं। 16/30 को यदि काटे तो कितना हो जाएगा? 2 से काट दिए तो 8 दूना 16 और 15 दूना 30, तो 8/15। तो 8/15 यहाँ लिख दे रहे हैं लाभ। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारा है, क्रय मूल्य 4/6 और गुणे 100। तो यह 6 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 8 × 6/15 × 4 और गुणे 100। तो यहाँ 3 से काट देंगे। 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15 और 2 से इसको काट दिया तो 2 दूना 4 और इसको काट दिया 2 से तो 4 दूना 8 और 5 से इसको काट दिया तो 5 दूना 10, 20 और 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो 80% हमें क्या हो गया?
प्रॉफिट मिल गया, लाभ मिल गया। ऑप्शन नंबर सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी क्रय मूल्य मिले तो इसी फॉर्मूले पर तुरंत लगा देंगे। ठीक है। कर दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंध है 4 का है, तो इसका मौसा 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो सबसे आसान है। जब भी देखिए यह पहली संख्या हो गई और यह दूसरी संख्या हो गई, अनुपात पूछ रहा है तो 2 और 3 दिया है, तो इसमें HCF का गुणा कर देंगे। पहली संख्या क्या हो जाएगा, HCF गुणे 2, यह भी हो गया HCF गुणे 3। तो HCF कितना है 12 गुणे 2, यहाँ भी 12 गुणे 3, तो 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। तो पहली और दूसरी संख्या सीधे सीधे मिल गया। इसका अनुपात निकाला था, अनुपात दोनों संख्या 24 और 36। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। कर एक चरगाह में 40 गोपियों को 20 दिन चराने का खर्च, गोपियां नहीं चरती हैं, गाय चरती हैं। 40 गाय, 1 मिनट, क्या है 40 गाय को 20 दिन चराने का खर्च 720 रुपया आया है। तो इसके लिए हम सूत्र बताते हैं MDH वाला, MDH अपान W इंटू R। M क्या है, मैन है, कितने आदमी, D मतलब कितने दिन काम करेंगे, H मतलब हावर्स कितने घंटे काम कर रहे हैं, W मतलब कार्य, R मतलब रुपया। ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे 1 1 1 कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। इधर यही करेंगे MDH W इंटू R, तो यहाँ 2 2 कर लेंगे, सब 2 2 कर लेंगे। ठीक। यह मेन फार्मूला है, आप लोगों का मेन फार्मूला है। अब इसमें से जो वैल्यू देगी वह वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए यम दिया है, कर एक चरगाह में 40 गाय, यम मान लीजिए गाय है तो 40, तो यहाँ 40 लिख देंगे, 40 गाय हैं, गायों की संख्या है, इंटू 20 दिन, दिन दिया है 20 दिन, घंटा, घंटा नहीं दिया है, कोई बात नहीं छोड़ देंगे, कार्य के नहीं दिया है लेकिन रुपया दिया है कितना 740 रुपया। फिर क्या कह रहा है 222 रुपया, पहले रुपया दे दिया था, यहाँ नीचे लिख देंगे 222, कोई दिक्कत नहीं। 30 दिन दे दिया है। कर कितनी गाय, गाय की संख्या मतलब जैसे मैंने दिया है वैसे दे दिया गाय। तो मान लीजिए हमें ये निकालना है, तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस जीरो से इस जीरो को भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इस जीरो से इस जीरो को भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस 2 से इसे हम काटना चाहें तो आराम से काट सकते हैं। 2 तिहाई 6, 1 दिया तो हो गया 14 और 2 सत्ते 14। ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा बच्चे कितना रहा है, इसका इसमें और इसका इसमें, हमें यम निकालना है तो यम को यहीं पे रख देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 2 2 बट्टे 37 गुणे 3, यही बचा 37 गुणे 3, यह 3 नीचे ही आएगा। ठीक है। अब इसमें से काट दीजिए, 3 से इसको काटिए, 3 सत्ते 21, बचा कितना 1, 22 है ना, 1 बचा, 1 उसको देगा तो 12, तो 3 चौको 12। ठीक। और ये 37 दूना 74, 2 बार में कट गया, और 4 दूना 8, तो कितने गाय खाएंगी, 8 गाय खाएंगे। ठीक। तो 8 गाय यहाँ ऑप्शन में दिया है। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है रोहित ने एक वस्तु को 5000 में खरीदकर 20% के लाभ पर मोहित से बेच दी, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। रोहित क्या कर रहा है 5000 में खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दे रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, यह हमें निकालना है, लेकिन वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है 5000। 5000 का 20% हम निकाल के उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सिंपल है, सबसे आसान है। 5000 है बाबू, 5000 का हम 20% निकाल दिए, 20/100, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना
10 1000 बचा, 20% कितना हो गया 1000, और हमारा क्रय मूल्य कितना है 5000, 5000 में 1000 जोड़ दें विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो लिखेंगे 5000 प्लस 1000, तो कितना हो गया 5 1 6000, 6000 हमारा विक्रय मूल्य हो गया, और ऑप्शन में दिख रहा है सी था। ठीक है, सी नंबर हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, सिंपल है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। कर 50,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। 50,000 है, 50,000 का देखिए 10%, 10% को हम क्या प्रतिशत में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखे तो क्या लिखेंगे 10% मतलब बट्टे 100 होता है, तो 100 लिख दिए, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या मिला 1/10। हमसे 1 साल का 10 से यदि प्रॉफिट में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, 1 जुट जाएगा, 10 में क्या हो जाएगा 1 जुट जाएगा, तो 11। तो पहला साल हमें क्या हो रहा है 10:11, पहला साल 10 से हमें क्या हो रहा है 11, लेकिन 2 साल का रहा है तो फिर क्या होगा 10 से 11। अब देखिए इसे कहते हैं क्या P मूलधन, 10 का 10 में गुणा किया तो क्या हो गया 100, और इसे कहते हैं मिश्रधन। 21 का वर्ग कितना, 21 में 21 गुणा कहते हैं 121, 11 का 11 गुणा कहते हैं 121, इसे कहते हैं मिश्रधन। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन ही हमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करेंगे 50,000 का 10% है मूलधन, मूलधन हमारा क्या दिया है, तो हम लिख सकते हैं 100 रेशियो इज इक्वल टू 50,000, लिख दिए बाबू। तो यहाँ 2 0 खूब आराम से हमारा कटा, मिला क्या 1 रेशियो बराबर 500, लेकिन वास्तविक में हमारा रेशियो 1 रेशियो नहीं निकालना है, 121 रेशियो निकालना है, तो 500 का 121 में गुणा कर देंगे, 5 121 गुणे 500, तो 2 0 है तो 2 0 हो गया, 5 का गुणा 1 में किया तो 5 1 9 5, 5 1 9 5, 5 का 2 में किया तो 5 2 10 के 0 हासिल 1, 5 1 9 5 1 6, तो यह हो गया 60 500, 60 500 ऑप्शन नंबर हमारा डी मिल रहा है। ठीक, यह रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड से कोई भी सवाल को बहुत आसानी से बहुत छोटा में तोड़ के हम लगा सकते हैं, इसलिए आप लोग बता रहे हैं, एक बार सीख गए तो बहुत आसानी से करते चले जाएंगे। कर एक आयत के विकर्ण 14 मीटर, लंबाई 15 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल। अच्छा आयत देखिए, यह आयत है, समझिएगा ध्यान से, यह हमारा क्या है आयत है ना बाबू, और इसको हम विकर्ण कहते हैं, एक कोने से दूसरे कोने पे मिला दे तो क्या हो जाता है विकर्ण हो जाता है। विकर्ण हमारा दे दिया 17, समझिएगा ध्यान से, और लंबाई है 15, हमें क्या निकालना है यह वाला निकालना है, मान लिया हम यक्स, तो हम देख रहे हैं एक क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज में बन रहा है, ये नहीं बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का आधार का, तो विकर्ण का वर्ग कितना है 17। 1 मिनट फार्मूला लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लगाने शायद समझ में ना आया है। विकर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंबाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग या चौड़ाई का वर्ग, चौड़ाई लिख दे रहे हैं, या चौड़ाई का वर्ग। लिख सकते हैं, तो हमें देखिए विकर्ण कितना दिया है 17, तो 17 का लिख दिए, लंबाई है 15 तो 15 का वर्ग लिख दिए, और चौड़ाई हमसे पूछ रहा है तो चौड़ाई हम रहने दिए बाबू। अब ये देखिए जब इजकल टू आ जाए तो इजकल टू के एक पद से जब दूसरे पद लेते चिन्ह बदल जाता है, तो हम क्या करिए 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग बराबर चौड़ाई का वर्ग, यही ना। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र पढ़े कि नहीं, ए स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में जोड़ देते हैं a प्लस बी और एक में क्या करते हैं घटा देते हैं a माइनस बी। ये नहीं कि यहाँ 17 का वर्ग कर देंगे 15 का वर्ग फिर घटाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे तुरंत यहाँ 2 भाग में तोड़ देंगे, तो लिखेंगे 17 धन 15
अब फिर क्या लिखेंगे 17 माइनस 15, यह हमारा चौड़ाई निकल गया कि नहीं आराम से। अब 17 में 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 2 1 3 32, और 17 में से 15 घटा 2, अब 32 दूना क्या होता है 64। 64 किसका वर्ग है 8 का, तो हम खूब आराम से लिख सकते हैं कि हमारा चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई 8 हो गया। ठीक, क्योंकि यह हो गया 64, देखिए 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 64 हो गया। 64 का वर्गमूल क्या हो गया 8। तो हमें क्या निकालना है, एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है, लंबाई दिया है 15 और गुणे 8, 15/120 मीटर स्क्वायर, यही हो गया। और 120 मीटर स्क्वायर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। रेशियो देखिए ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, तो ए अनुपात सी निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी अधिकतम सी तक दिया है तो इसको संहार लेंगे सही से। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे सवाल को देखिए करते कैसे हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया क्या 4:7, तो हम लिख दिए 4:7। अब सी के बगल में फ्लैट खाली है, जिसके बगल में फ्लैट खाली रहता है वही खरीदता है। सी के बगल में खाली है तो 7 है, तो 7 ही खरीदेगा। ये हम 7 को इसे दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं। यह 7 ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, समझ लिया, उसके बगल में खाली था। तो फिर बी अनुपात सी दिया है 5:9, यह बी है और यह सी है 5:9। अब किसके बगल में फ्लैट खाली है 5 के, यहाँ मान लीजिए 5 कब्जा कर लिया। तो इस तरह से पूरा फिल हो गया फुल। अब सिंपल है, अनुपात निकालना, गुणा कर लीजिए, 5 चौको 20 अनुपात 7 5 35 अनुपात 9 7 63। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी। ए बाबू हाई ए है, हाई क्या है सी है, तो 20:63 सीधा सीधा दिख रहा है। 20:63 डी नंबर मिला कि नहीं। ध्यान बस ये दीजिएगा, जिसके बगल में जो खाली है सेम उसी संख्या को बैठाएंगे। 7 के बगल में खाली था ना, देखिए ए अनुपात बी दिया है लेकिन सी नहीं दिया था, तो हम क्या किए 7 के बगल में था 7 को भर दिए हैं। ये तरीका है, सीख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है 20 का 40% का 25%, ये तो सबसे आसान है, आप लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 20,000 है बाबू, 20,000 का मतलब बताए गुड़ा इसका 40% मतलब 100, फिर का गुड़ा 25% मतलब 100। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 कट गया सीधा सीधा। ठीक, बचा क्या, ऊपर जो बचा उसका गुड़ा कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 25 चौको 100, 100 का गुड़ा 2 में किया तो 200 और 1 0 और, तो 2000 आंसर। और 2000 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए sin 30 sin 60 माइनस sin 30 sin 60, इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, sin 30 का मान हमें मान याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देखे हैं त्रिकोणमिति का, आप लोग बहुत आ भी रहा है। तो sin 30 का मान क्या होता है 1/2 प्लस sin 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान भी यही होता है 1/2। sin 60 का मान होता है कड़ी में 3/2 और cos 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, 30 का मान। तो 1 का 1 में गुणा किया तो क्या हो गया 1, और 2 का 2 में किया तो 4, कड़ी में 3 का 3 में किया तो फ्रेश 3 और बट्टे 2 दूना 4। अब क्या है, हर समान हो गया है, तो लिख देंगे 1 - 3/4। तो इसमें से घटा तो 2/4, 2 1 का नम 2 और 2 दूना 4 माइनस 1/2, तो यह हम होगा -1/2। ठीक है, ये ऑप्शन अब सही हो गया, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए ए और बी एक काम को 36 दिन में, देखिए ए और बी मिल के कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा मिल के जब भी करेंगे तो हम लिखेंगे ए प्लस बी कितना दिन में कर रहे हैं 36 दिन, तो यहाँ 36 दिन लिख दिए। फिर कह रहा है बी और सी साथ में मिल रहे हैं, तो हम बी को मिला दिए और सी को मिला दिए, कितना काम कर दिए दोनों मिलके 24 दिन, तो काम करा दिए 24 दिन।
फिर सी और ए 18 दिन, सी और ए क्या कर दिए 18 दिन, जितना दिन काम किया कर लिए। अब कुल ही कितना काम करेंगे तो हम बताए हैं हमेशा टोटल काम निकालने के लिए इन सभी का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम, तो ले लिए। अब ऐसी संख्या भी है जिसे सब तीनों से कट जाए तो 72 है, क्योंकि 36 दूना 72 एलसीएम का, 36 से भी कट जाएगा, 24 से और 18 से, तो 36 दूना क्या हो गया 72। ए और बी मिलके एक दिन में 2 काम करेंगे। यह इसकी क्या है दक्षता है, दक्षता कहिए या क्षमता कहिए, कितना इसके पास क्षमता है वह है। ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे 2 काम करेंगे। बी और सी 24 तिया 72 3 काम करेंगे। सी और ए 18 चौक 72 4 काम करेंगे। अब इन सबको हमसे पूछ रहा है तीनों मिल के काम करें, तो हम तीनों को मिलाएंगे तो देखिए ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a होगा, फिर यहाँ बी को बी जोड़ेंगे तो 2b और धन 2c होगा, ठीक। और इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 2 4 3 7 2 9 होगा, हो रहा है। अब यहाँ से हम क्या करें 9, इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो अब आ गया a प्लस बी प्लस सी, टोटल कितना काम है हम लोग पास 72 काम है। कितना काम है 72, लेकिन यह 2 है तो 2 हम क्या करेंगे इसको आधा करेंगे इसकी दक्षता को, तो लिखेंगे 9/2, ठीक। a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 72। अब यह कहाँ जाएगा 2 ऊपर जाएगा 9 नीचे जाएगा, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी 72 गुणे 2/9, 9/72 8 बार में कट गया, तो ए बी सी मिलकर 8 दूना 16 दिन में, तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो कितना दिन आ रहा है 16 दिन। 16 दिन में मिलकर तीनों काम खत्म कर देंगे, और 16 दिन यह सब दिन रहेगा, कितना दिन होगा तो 16 दिन वाला हमारा सही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए बी सी एक ज्यादा दिन पे सवाल मिला है, इस पे आ भी सकता है। अब देखिए 3 क्रमागत छूट, ये देखिए मस्त सवाल है। देखिए क्या करे 3 क्रमागत छूट, बहुत छूट में समतुल्य भट्टा निकालने के लिए बहुत लोग गलती कर देते हैं, लेकिन आप लोग गलती मत कीजिएगा, समझिएगा इसे। एक आप लोगों को फॉर्मूला बताया था ब्रह्म सूत्र कहे थे ना, उससे भी लगा सकते हैं। पहले हम 2 ही पढ़े हैं, एक्स वाई पढ़े हैं प्लस माइनस, अरे यही पढ़े हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100, लेकिन इसमें एक्स वाई 3 दे दिया है ना, तो 3 छोड़िए, हम 2 को जानते हैं, 2 करेंगे। 2 करेंगे तो देखिए छूट मतलब क्या वर्ष का था माइनस, बताया ना जब भी छूट होगा तो हमारा क्या घटा ही होगा ना, अंकित मूल्य से छूट होगा तो हमारा कम होगा, तो माइनस करेंगे। तो पहले लिखेंगे -20%, फिर -40%, बाबू है प्लस, अब यहाँ लिखेंगे -20% गुणे -40% बट्टे 100। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 20-40 कितना हो गया 60% हो गया, क्योंकि जोड़ पढ़े हैं, माइनस वाली संख्या को माइनस चिन्ह जोड़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कट गया, 4 दूना 8, ये 8% प्लस आ गया। इसमें से 60 में से 8 घटा कितना बचा -52%। अब एक संख्या यह हुआ और एक संख्या यह बचा है 50। अब सेम यही फार्मूला 2 बार लगा देंगे। देखिए पहले 50% 52% का छूट हुआ, फिर -50% का छूट हुआ, प्लस 52 गुणे 50/100 क्या हो गया 50 दूना 100, और 2 से इसको काट दिया तो 2 दूना 4, बचा कितना 1, इसे दे दिया 12, 2 छक्के 2 दूना 4, 2 लिखाएगा ना, 1 मिनट, यह हो गया 52। अब 2 से काटे तो 2 दूना 4, 2 बार पढ़े, फिर 1 दे दिया, इसे 2 छक्के 12, 26 आया। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102, माइनस का 102% और प्लस 26%। अब 102 में से 26 घटाएंगे, देखिए यहाँ बचा 12, 12 में से 6 घटा तो कितना बचा 6, बचा यहाँ कितना 9, 9 में से 2 घटा 7, क्या बचा माइनस का 76%।
तब माइनस क्या प्रतिशत करता है, माइनस यह प्रतिशत करता है कि छूट होगा, तो कितने का प्रतिशत छूट होगा, 76% का छूट मिलेगा हमें, छूट मिलेगा। और 76% बी क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 2 बार इसी को एक्स वाई कर देंगे, जोड़ने में तो सबको कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं इसी फॉर्मूला से हम लोग चलेंगे। एक ट्रेन 200 मीटर की दूरी को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। हमसे चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितना चला है, 200 मीटर, और समय कितना है, 15 सेकंड है, ठीक, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे आंसर में क्या पूछ रहा है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 200/5 और 18/5 हम 5 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 15। 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 5 15 और 3 6 18, ठीक, 5 से इसको काटे तो 5 चौको 20 40 और 5 चौको 20 8 5 40, 8 गुणे 6, यह बचा 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से क्या करेंगे, याद रख लेगा, 18/5 से हमेशा क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब देखिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे। समझ लिखा है, बट्टा है, यह याद रखिएगा। सीधे 200/15 18/5 करके काट देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आई देखिए, जोड़ है सिंपल, इसको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए देख पहले गिन लीजिए कितने अंक तक दशमलव है, दशमलव के 4 अंक तक है, तो हम लिख लेंगे 0.0002, ठीक, इसमें 0.002 एक जीरो अपने पास से बढ़ा लिए, यहाँ देखिए 0.0200 बढ़ा लिए, 4 अंक सब हो गया। अब इसे जोड़ दीजिए 2 2 2 0 2, तो 0.022 ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया, क्लियर। कर कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, एक होते हैं न्यून कोण, एक होते हैं समकोण और एक होता है अधिक कोण। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण देखेंगे तो हमेशा क्या होगा, सभी कोणें 90 से छोटा होगी। समकोण, एक कोण 90 डिग्री होगा समकोण। अधिक कोण में क्या होता है, एक 90 से बड़ा होता है, तो यह हो गया अधिक कोण, ठीक है। कर आए 15,000 5% वार्षिक दर से 18,000 कितने वर्ष में हो जाएंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो ब्याज कितना हो जा रहा है, 3,000, ब्याज हमारा कितना हो रहा है, 15,000 से 18,000 हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 3,000। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर P × R × T/100, यही ना। तो ब्याज कितना है हमारे पास, ब्याज है 3,000, तो 3,000 कर दिए। मूलधन कितना है 15,000, तो 15,000 हो गया। आर दर कितना है 5%। समय हमसे पूछ रहा है बट्टे 100, 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक। और यहाँ पे 1 0 इससे यह कट गया, 15 दूना 30 20 हो गया, 5 से इसको काट दिया तो 5 चौको 20। टी बराबर कितना हो गया, 4 वर्ष, और 4 वर्ष ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्लियर। इस तरह से आप लोगों का 15 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज नंबर 9 का खत्म हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम।
अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं और 15 प्रश्न मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। मेरे भाई आप लोगों को रीजनिंग में तो एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अगर आप जीडी का तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो या डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हो तो उसमें 5 को रीजनिंग के प्रश्न जो पूछे जाते हैं ना, तो 5 में से 5 आप लोगों को करना है, एकदम 10 नंबर फिक्स कर लेना है रीजनिंग में, ठीक है ना। और मेरा समझाया हुआ रीजनिंग अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो आप लोग बताना जरूर, ठीक है ना। मैं अपना तरीका बदलने का कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा। देखो सबसे पहला प्रश्न है कि एक कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, सबसे पहले सी लिख लेते हैं, यल लिख लेते हैं, ओ लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, फिर के लिख लेते हैं। अब इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बी लिख लेते हैं, उसके बाद से एम लिख लेते हैं, उसके बाद से एन लिख लेते हैं, उसके बाद से आपका डी लिख लेते हैं, उसके बाद से जे लिख लेते हैं। तो इन दोनों में क्या किया गया है, ऊपर इन दोनों में क्या किया गया है, ऊपर जो कुछ भी किया गया है ना, नीचे ये वाला जो दिया है, ऊपर जो किया गया होगा नीचे भी वही होगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो इसका हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आपका ये जो सी है ना, सी 3 नंबर पर आता है, यल आपका 12 नंबर पर आता है, ओ आपका 15 नंबर पर आता है, उसके बाद से सी आपका 3 नंबर पर आता है और के आपका 11 नंबर पर आता है। सेम उसी तरह से बी आपका 2 नंबर पर आता है, एम आपका 13 नंबर पर आता है, एन आपका 14 नंबर पर आता है, डी आपका 4 नंबर पर आता है और जे आपका 10 नंबर पर आता है, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आपका 3 में क्या किया गया कि 2 आ गया है, 3 में से 1 माइनस कर दिया गया है, मतलब घटा दिया गया है, तो 2 आ गया है। अब आगे क्या किया गया है, आगे यहाँ 12 है और नीचे 13 है, तो 12 में क्या किया गया है कि 13 आ गया है, 12 में 1 प्लस कर दिया गया है, मतलब 1 जोड़ दिया गया है, तो 13 आ गया है। अब उसी तरह से यहाँ पर 15 दिया है और नीचे 14 दिया है, तो 15 में क्या किया गया कि 14 आ गया है, 15 में 1 घटा दिया गया है, तो 14 आ गया है, ठीक है ना। उसी तरह से आगे ऊपर 3 दिया है और नीचे 4 दिया है, तो 3 में क्या किया गया है, तो 4 आ गया है, 3 में 1 प्लस कर दिया गया है, तो 4 आ गया है। सेम उसी तरह से लास्ट में यहाँ 11 दिया है, फिर 10 दिया है, तो 10 में से 1 घटाया गया है, मतलब 11 में से 1 घटाया गया है, तो आपका 10 आ गया है, ठीक है ना। अब देखो, अब सबसे पहले देखो यहाँ 1 घटाया गया है, फिर 1 जोड़ा गया है, फिर 1 घटाया गया है, फिर 1 जोड़ा गया है, फिर 1 घटाया गया है, तो आगे भी वही कर लेते हैं, टेंशन वाली क्या बात है। यहाँ W है ना, आपका W कितना नंबर पर आता है, 23 नंबर पर आता है, आपका W 23 नंबर पर आता है, तो 23 में से सबसे पहले 1 घटा देते हैं, तो 22 हो जाएगा। और 22 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो 22 नंबर पर आपका V आता है, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर यच है, देखो एगो तो घटा दिए, अब हम लोग को एगो जोड़ना है, ठीक है ना। तो यच आपका 8 नंबर पर आता है, यच कितना नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है, और 8 में जब 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 नंबर पर क्या आता है, 9 नंबर पर आपका आई आ जाता है, ठीक है ना, आई आ जाता है। उसके बाद से आगे क्या करना है, जोड़ भी दिए तो अब फिर से एगो घटा देना है। आगे आपका ई दिया है, ई 5 नंबर पर आता है, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 नंबर पर डी आता है, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आगे फिर से मतलब आपका क्या दिया है, फिर से आपका क्या दिया है, देखो अभी आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, अब आगे बढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि VID इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। तो इस तरह से आप लोग को टाइम मैनेज करना है, ठीक है ना, इस तरह से आप लोग का अच्छा से टाइम मैनेज होगा। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न दिया है 2, 4, 7, 11, 16, 29 है। शायद ये पिछला वाला क्वेश्चन ही मतलब यहाँ पर जैसे डाल दिया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। 2, 4, 2 में 2 जोड़ा गया है, 4 हो गया है, 4 में 3 जोड़ा गया है, 7 हो गया है, 7 में 4 जोड़ा गया है, 11 हो गया है, 11 में 5 जोड़ा गया है, 16 हो गया है। ये तो शायद कल ही वाला प्रश्न है। आगे 6 जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 16 में 6 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइपिंग करने में कल ही वाला प्रश्न पड़ गया है, ठीक है ना। पहलवान भाई डाल दिया उसको आने, तो फिर मैं उसको बता रहा हूँ। मैं बोला था कि रीजनिंग का क्वेश्चन बदल देना। यहाँ पर लिखा गया है कि कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इतना के लिए कोड क्या होगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना।
तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है एच लिखा गया है, फिर आपका यू लिखा गया है, फिर जी लिखा गया है, उसके बाद से एस लिखा गया है, एस लिखा गया है, एफ लिखा गया है, उसके बाद से टी लिखा गया है। तो देखो मैं आप लोगों को बताया हूँ उल्टा वाला, ठीक है ना। एच का उल्टा आपका एस होता है, यू का उल्टा आपका एफ होता है, जी का उल्टा आपका टी होता है। उसी तरह से आगे भी कर लेंगे, ठीक है ना। पी का उल्टा आपका क्या हो जाता है, पी का उल्टा आपका के हो जाता है, ई का उल्टा आपका भी हो जाता है, टी का उल्टा आपका जी हो जाता है। तो के भी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 1, 4, 9, 16, ये प्रश्न भी दूसरा पहले वाला ही डाल दिया है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आगे आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ये तो एकदम ईजी है, ये ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 50वां दिया है, लास्ट है कि नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 33 दिया है, 33 में कितना जोड़ा गया कि 38 हो गया है, 33 में 5 जोड़ा गया है 38 हो गया है, 38 में 10 जोड़ा गया है 48 हो गया है, उसके बाद से 48 में 5 जोड़ा गया है 53 हो गया है। एक बार 5 जोड़ा जा रहा है, एक बार 10 जोड़ा जा रहा है, एक बार 5 जोड़ा जा रहा है, तो आगे 10 जोड़ देंगे। 53 में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 53 में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जब 53 में 10 जोड़ेंगे ना तो आपका 63 हो जाएगा। 63 इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।